क्लियर। तो देखिए रिक्त समुच आप किसको कहोगे, है ना, रिक्त समुच किसको कहोगे, जिसमें किसी भी प्रकार के अवयव ना हो, किसी भी प्रकार के अवयव ना हो, है ना। इसको अंग्रेजी में इम्पटी सेट भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इम्पटी सेट भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। या इसे जीरो सेट भी कहा जाता है, क्या चीज़, जीरो सेट भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है जीरो सेट भी इसे कहा जाता है, या क्या बोल सकते हो, शून्य समुच, हिंदी में और क्या बोला जाता है, इसे शून्य समुच कहा जाता है। देखिए वैसा समुच जिसमें किसी भी प्रकार के अवयव ना हो उसे क्या कहते हो आप, शून्य समुच कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, आप इसे और आसानी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए एक कक्षा चल रही है, उसमें है 9th क्लास के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, और मैं विद्यार्थी से पूछूंगा कि 10वें के विद्यार्थी का समुच क्या है यहाँ पे। उन 90 विद्यार्थी से पूछूंगा, 90 कक्षा के विद्यार्थी से पूछूंगा कि 10वें कक्षा के विद्यार्थी का समुच क्या है यहाँ पे, तो बोलेगा कि सर यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी 10वां का नहीं है, तो उसका समुच क्या है, जीरो है, उसके कोई भी अवयव नहीं है। बात समझ रहे हो बात को, है ना, ये चीज़ है। तो वो क्या हो जाएगा, शून्य समुच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य समुच, ठीक है। अब देखिए इसको जो निरूपित करने का तरीका है, निरूपित, है ना, निरूपित कैसे करोगे ना, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन जो इसका है, या तो फाइ लिखा होगा, या क्या रहेगा, कर्ली ब्रैसेस लिख के पूरा ब्लैंक होगा, क्या होगा, कर्ली ब्रैसेस लिख के पूरा ब्लैंक होगा, मतलब बीच में खाली होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, ये समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है। और अगर फाइ रहेगा, ठीक है, तो फाइ रहेगा तो इसको आप क्या कहोगे कि ये रिक्त समुच्चय, समुच्चय थ्योरी में, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर। अब देखिए अगला जो टॉपिक आपको समझनी है दूसरा नंबर का, वो है परिमित, क्या है, परिमित समुच्चय, क्या है, परिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय को अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो नाम होते हैं वो होते हैं फाइनाइट सेट, क्या होता है, फाइनाइट सेट। कुछ पढ़ाई में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिसके अर्थ जो है, मतलब जिसके मीनिंग से ही अर्थ निकल जाता है ना, जिसके शब्द से ही अर्थ निकल जाता है। जैसे परिमित है, नाम है परिमित, मतलब फिक्स है, परिपूर्ण है, वो फाइनाइट है, क्या है वो, फाइनाइट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या क्या होंगे, निश्चित होंगे, क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, तो उसे क्या कहोगे आप, परिमित समुच्चय कहोगे, क्या कहोगे, परिमित समुच्चय कहोगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि हम बोल सकते हैं कि 20 से छोटा पूर्ण संख्या, 20 से छोटा पूर्ण संख्या का समुच्चय, 20 से छोटा पूर्ण संख्या का समुच्चय, है ना, पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो देखिए 20 से छोटा पूर्ण संख्या का समुच्चय किसको कहोगे आप, है ना, और पूर्ण संख्या किसे सूचित करते हो, W से, किसे सूचित करते हैं, W से, है ना, ओमेगा नहीं है, W है ना। तो ये क्या बोलोगे, 0 1 2 3 से लेके कहाँ तक, 20 से छोटा है तो 19 तक, कहाँ तक, 19 तक। मतलब कि इसमें अवयव की संख्या कितने होंगे, निश्चित होंगे, क्या होंगे, अवयव की संख्या निश्चित होंगे। जैसे मान लो मैं बोल दूं क्या चीज, साल में महीनों का समुच्चय, साल में महीनों का समुच्चय, ठीक है, महीनों का समुच्चय। तो इसमें आप क्या बोलोगे, साल में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, जनवरी से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक। तो बोलोगे क्या चीज कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, फिक्स है, क्या है, फिक्स है, अवयवों की संख्या निश्चित है। तो सीधा सीधे आप इस बात को एक बात ध्यान रखनी है, वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो उसे क्या कहोगे, परिमित समुच्चय कहोगे, क्या कहोगे, परिमित समुच्चय कहोगे। देखिए एक जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है तीसरा नंबर का अपरिमित समुच्चय। क्या समझ लिया आपको, अपरिमित समुच्चय, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए अपरिमित समुच्चय आप किसको कहोगे, है ना, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, मतलब उसमें
अनंत अवयव हो सकते हैं। आप जितना लिखना चाहो उतना अवयव लिख सकते हो उसमें। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मैं बोल दूं प्राकृत संख्याओं का समुच्च, क्या चीज? प्राकृत संख्याओं का समुच्च। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राकृत संख्या 100 से छोटा है या 100 से बड़ा है, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं प्राकृत संख्याओं का समुच्च। तो देखिए प्राकृत संख्याओं का जब समुच्च लिखोगे आप तो कहां से चालू करोगे? 1 से। कहां से? 1 से। तो 1 2 3 4 5 से कहां तक? आपको जहां तक इच्छा है वहां तक जा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्च। इसमें अवयव निश्चित नहीं है, इसमें अवयव निश्चित नहीं है ना। तो अपरिमित समुच्च को अंग्रेजी में इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। इस बात को आपको लिख लेनी है, ठीक है। देखिए नाम से भी आपने गणित पढ़े होंगे तो बहुत सारे जगह आपने इनफाइनाइट का नाम सुने होंगे। इनफाइनाइट मतलब क्या चीज़? वो अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। मतलब कि आपको जहाँ तक जानी है वहाँ तक वो जाएगा, इनफाइनाइट। और देखिए एक अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है। एक इनफाइनाइट होता है, एक अनडिफाइंड होता है ना। एक होता है इनफाइनाइट मतलब क्या चीज़? अनंत तक जाना। एक होता है अनडिफाइंड जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, है ना। तो इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाना, अनडिफाइंड मतलब कुछ नहीं, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो मीनिंगलेस होते हैं, है ना। कौन? अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, दोनों बात को। क्या चीज़? कि इनफाइनाइट किसको बोलते हैं और अनडिफाइंड किसको बोलते हैं। आपको आगे चल के इससे बहुत सारे इससे मुलाकात होगी आपको, इनफाइनाइट के रूप में भी, अनडिफाइंड के रूप में भी। फिजिक्स में भी मुलाकात होगी आपको, केमिस्ट्री में भी बहुत जगह मुलाकात होगी। उसके बाद मैथ में तो देख ही रहे हो आप, मैथ में आगे भी इनफाइनाइट और अनडिफाइंड से क्या होगा? मुलाकात होगी हम लोगों को, है ना। इस बात को आपको अच्छी से समझ लेनी है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या है और अनडिफाइंड क्या है। क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं एक अगला जो कॉन्सेप्ट है चौथा नंबर का, वो कह रहा है बराबर समुच्च। क्या कह रहा है? बराबर समुच्च, ठीक है। बराबर समुच्च। देखिए बराबर समुच्च को इंग्लिश में क्या कहा गया? इक्वल सेट। क्या कहा गया? इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट बराबर में कहा गया ना, बराबर समुच्च को। देखिए इसका कोई भी समुच्च बराबर तब होते हैं जब उसके क्या चीज? ध्यान से सुनना आप मेरे बात को। कोई भी समुच्च बराबर तब होते हैं जब उसके अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो। जिसके साथ आप बराबर कर रहे हो ना, उसमें अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो, तब जाकर उसको क्या बोलोगे? बराबर समुच्च बोलोगे। क्या बोलोगे? बराबर समुच्च बोलोगे। एक उदाहरण से समझते हैं, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए एक समुच्च हम लेते हैं जिसमें अवयव है ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक समुच्च हम लेते हैं बी, है ना, जिसमें अवयव है ई आई ओ यू, है ना, उसके बाद जाके ए और ओ, ठीक है। ये चीज़ है। देखिए पहला शर्त क्या कह रहा है कि अवयव की संख्या क्या होनी चाहिए? अवयव की संख्या समान होनी चाहिए। अवयव की संख्या क्या होनी चाहिए? समान, ठीक है। तो देखिए अवयव की संख्या इसमें कितने हैं? n ऑफ a मतलब अवयव की संख्या सूचित किया जाता है समुच्च में। na मतलब समुच्च a में अवयव की संख्या। तो समुच्च a में अवयव की संख्या कितने हैं? 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और समुच्च b में अवयव की संख्या कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5 6। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 6 गिन रहे हो, लिख रहे हो 5? बिल्कुल, आपको जब हम पहला अध्याय पढ़ाए थे उसमें बताए थे समुच्च जो है रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है। समुच्च जो रिपीटेशन अलाउ नहीं करते हैं, है ना। मतलब आप किसी को 10 बार लिखोगे तो उसको एक ही समझेगा, एक बार समझेगा, है ना। तो यहाँ पे अवयव कितने हैं? ए ई आई ओ यू और ए। वो डबल बार आ रहा है, वो 2 बार आ रहा है। 2 बार आए कि 5 बार आए, आपको सिर्फ एक ही गिननी है। रिपीटेशन अलाउ समुच्च में नहीं होते हैं, इसलिए अवयव की संख्या कितने हैं? 5 है। अवयव की संख्या कितने हैं? 5 है ना। और यहाँ से क्या बोलोगे कि समुच्च, दूसरा चीज, दूसरा पहला तो हो गया कि दोनों में अवयव की संख्या क्या है? समान है। दूसरा क्या चीज? अवयव भी समान होने चाहिए। अवयव भी समान होने चाहिए, अवयव भी समान हो। देखिए पहला समुच्च में ए है, दूसरा में ए है, बिल्कुल है। पहला समुच्च में ई है, दूसरा में ई है, बिल्कुल है। पहला समुच्च में आई है,
दूसरा में आई है, बिल्कुल है। पहला समुच्चय में ओ है, दूसरा में ओ है, बिल्कुल है। तो पहला में ए यू है, दूसरा में यू है, बिल्कुल है। तो कोई भी ऐसा अवयव ना ए में ऐसा है जो बी में नहीं हो, अब बी में भी कोई ऐसा अवयव नहीं है जो ए में नहीं हो। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ मिल रहा है और बी का भी प्रत्येक अवयव ए के साथ मिल रहा है। तो इसलिए क्या बोलोगे कि अवयव यहाँ पर समान है, इसलिए समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी से इसे क्या करोगे, निरूपित करोगे। समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी से क्या करोगे, इसे निरूपित करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये समुच्चय समान है, ये समुच्चय क्या है, समान है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बराबर समुच्चय के लिए दो शर्त। किसी भी समुच्चय में या आप दो के साथ तुलना कर रहे हो या दो से ज़्यादा समुच्चयों के साथ तुलना कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए, उसमें अवयव की संख्या, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट भी समान होनी चाहिए, एलिमेंट भी समान होनी चाहिए, तब उसको क्या कहोगे आप, बराबर समुच्चय यानी इक्वल सेट से आप परिभाषित करोगे उसको, है ना। ठीक है, तो देखिए इसका जो एक्सरसाइज है 1.2, इसी 4 कॉन्सेप्ट से एक्सरसाइज 1.2 पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको जरूर देखनी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना, आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 1.2 करके, उसको आपको देखना है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण दे। तो रिक्त समुच्चय मतलब आप जानते हो क्या चीज, कि वैसा समुच्चय जिसमें किसी भी प्रकार के अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसे क्या कहते हो आप, रिक्त समुच्चय कहते हो। क्या कहते हो आप, रिक्त समुच्चय कहते हो। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। अब आप लोग जानते हैं क्या, कि विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से क्या होते हैं, विभाजित नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से भाज्य एक भी संख्या होगा, विषम प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसे क्या बोलोगे कि रिक्त समुच्चय है। हाँ, अगर 2 से विभाजित होने वाली एक भी विषम संख्या हुई तो वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा कि रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते उसको, है ना, इस तरह से। यानी कि हम जानते हैं कि विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, 13, इस तरह से ये सब विषम प्राकृत संख्या है। और ये क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है ना, 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे कि यह रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त है। ठीक, ठीक है। दूसरा देखिए, सम अभाज्य संख्या का समूह। और आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, आप अभाज्य संख्या उसको कहते हो कि जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे या उसी संख्या से भाग लगे, उसे आप क्या कहोगे, अभाज्य संख्या कहोगे। तो पहले आप क्या लिखोगे, अभाज्य संख्या। क्या लिखोगे आप, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहोगे, 2, 3, 5, 7, उसके बाद जाके 11, 13, है ना। इसी तरह से आप आगे लिखते जाओगे तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, है ना, अभाज्य संख्या का समुच्चय हो गया। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज, देखिए सम अभाज्य संख्या। क्या कह रहा है, सम। तो सम क्या है, सिर्फ 2 है, बाकी सब क्या है, नहीं है। तो क्या बोलोगे कि ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि आपको बता चुके हैं, सॉरी रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़े हो कि अगर समुच्चय में एक भी अवयव हो, एक भी अवयव हो अगर समुच्चय में, तो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय नहीं कहा जाता है ना, वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या बोलोगे कि रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। ठीक है, ये चीज है। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, तीसरा, x सच दैट x प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटा है और साथ ही x क्या है, 7 से बड़ा भी है। अब जरा आप सोचिए, मैं पूछूं आपको कि कोई ऐसा संख्या बताओ जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो आप जरा सोचो कि ये हो पाएगा, बिल्कुल संभव नहीं है। 5 से छोटा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, है ना। तो 5 से छोटा लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो अगर मैं लिखना चाहूँ 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या आएगा, 1, 2, 3 और 4, और 7 से बड़ा लिखो तो क्या आएगा, 8, 9,
10, 11, इसमें कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन है? बिल्कुल नहीं है ना। तो क्या बोलोगे कि इसमें एक भी संख्या नहीं है जो कॉमन है, अर्थात ये क्या है? रिक्त है। क्या है? रिक्त है, रिक्त समुच्च है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, रिक्त समुच्च है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए आप इसको समझिए बात को। अगर मैं दो समांतर रेखाएं लिखते हैं, है ना, दो समांतर रेखाएं को खींचते हैं, क्या करते हैं? खींचते हैं। तो देखिए समांतर रेखा किसको कहते हैं? जब हमेशा एक दूसरे के बीच क्या हो? दूरी इसका समान हो। क्या हो? दूरी समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो है समांतर रेखा के बीच क्या है? दूरी निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा कहीं पर भी जाएगी तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है, नहीं काट सकती है। इसलिए इसमें जब एक दूसरे से कहीं मिलेगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे होगा? दोनों में कॉमन कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। कॉमन कब होगा? जब ये एक दूसरे को रेखा काटेगी तो वो रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। इसलिए समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं। अब जब नहीं होते, कोई अवयव है ही नहीं उसमें, तो क्या बोलोगे उसे? रिक्त समुच्च बोलोगे। क्या बोलोगे आप? कि रिक्त समुच्च है, रिक्त समुच्च है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया पहला का 4 क्वेश्चन है, इसको हमने समझ लिया बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समुच्च परिमित है और कौन है? कौन अपरिमित है? कौन अपरिमित है? तो देखिए परिमित समुच्च किसको बोलते हैं? आप पढ़ चुके हो कि जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। ऐसा समुच्च जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? फिक्स हो, बदलता ना हो, जितना हो उतना ही है ना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे वर्ष के महीनों का समुच्च, वर्ष के महीनों का समुच्च, तो वर्ष के महीने में कितने दिन होते हैं? आप जानते हैं? सॉरी, वर्ष के महीने कितने होते हैं? 12 गो। वर्ष के कितने महीने होते हैं? 12 गो। तो 12 महीना क्या है? निश्चित है। 12 महीना क्या है? निश्चित है, निश्चित है। तो जनवरी से लेके कहाँ तक? दिसंबर तक। कहाँ तक? दिसंबर तक क्या है? निश्चित है ना। तो ये क्या बोलोगे? कि परिमित है। क्या है? परिमित। क्यों? क्यों परिमित है? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या निश्चित है। क्या है? अवयव की संख्या निश्चित है, इसलिए इसे क्या कहोगे? फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्च। क्या कहोगे आप? फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्च। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक डॉट डॉट दिया, मतलब क्या चाहिए? जहां तक आप ले जाना चाहते हो। इसमें आप 5 तक लिखोगे फिर वो सही है। किसी की इच्छा हुआ कि हम 7 तक लिखेंगे, वो भी सही है। किसी की इच्छा हुआ 10 तक लिखेंगे, वो भी सही है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, आपकी जितनी इच्छा हो उतनी लिख दो आप, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्च। क्या कहलाएगा आपका? अपरिमित समुच्च। अपरिमित समुच्च। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए क्या कह रहा? 1 से लेके कहाँ तक है? 100 तक। बिल्कुल। अब 1 से लेके 100 तक तो आप गिन सकते हो ना, आसानी से गिन सकते हो। तो इसमें क्या है? अवयव की संख्या निश्चित है। इसमें क्या है? अवयव की संख्या निश्चित है, इसलिए आप क्या कहोगे? ये परिमित समुच्च है। क्या है? परिमित समुच्च यानी फाइनाइट सेट, है ना। परिमित समुच्च। क्लियर? ठीक है। 2 का 4 में क्या कह रहा है? 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्च। देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्च। अब समझिए धन पूर्णांक किसको कहेंगे? सबसे पहले आपको ये बात जाननी पड़ेगी। तो धन पूर्णांक उसको कहेंगे जिसमें ऋणात्मक मान नहीं आएंगे, सिर्फ क्या रहेंगे? धनात्मक रहेंगे। आप यूँ कह लें कि जो प्राकृत संख्याएं होंगी ना, वो क्या कहलाएंगी? धन पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धन पूर्णांक कहलाएंगे, है ना। ये चीज़ है। तो आप धन पूर्णांक अगर लिखना चाहते हो 100 से बड़े, तो 101, 102, 103, है ना, 104। अब मैं बोलूँ कि इसको आप कहाँ तक लिख सकते हो? जहाँ इच्छा है वहाँ तक लिख सकते हो, है ना। जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक आप इसे लिख सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शर्त नहीं दिए हैं कि कहाँ तक लिखना है। सिर्फ ये क्या कह रहे हैं कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च। क्या कह रहे हैं? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च। ठीक है, तो ये क्या बोलोगे? परिमित समुच्च है या अपरिमित? क्या बोलोगे आप? अपरिमित समुच्च। क्यों? क्योंकि इसमें जो अवयव हैं वो अवयव की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, तो उसे आप क्या कहोगे? ये
क्या है, अपरिमित है। क्या ये अपरिमित है, शॉर्ट में लिख लेते हैं अपरिमित। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए क्या करें, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समूह। और आप लोग जानते हैं क्या चीज़ कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से विभाजित होता हो या खुद से विभाजित होता हो। और 1 से या खुद से विभाजित होने वाले 99 से छोटे अभाज्य संख्या कौन होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 20-25 को होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। इसी तरह से आप लिखते जाओगे, कहाँ तक जाएगा, 99 से छोटे 97 तक, 97 तक। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। क्या ये अभाज्य संख्या है ना, ये चीज़ है। तो क्या करा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूह। तो इसमें अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है। 20-25 आएंगे। अब जब आप पूरे लिखोगे अभाज्य संख्या तो 20-25 के आसपास लगभग अभाज्य संख्या आएंगे। तो ये क्या बोल रहे हो कि परिमित है। क्या बोलोगे आप इसे, कि अपरिमित समुच्चय, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप इसे क्या लिखोगे, परिमित समुच्चय लिखोगे। सॉरी, अपरिमित बोल दिए थे, परिमित होगा। क्या बोलोगे आप, परिमित है। क्या है, परिमित है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि बताएं कौन परिमित है और कौन अपरिमित है ना। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 2 नंबर का, उसी तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए आप जरा ध्यान समझिए, एक्स अक्ष के समांतर, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते हैं, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं आप कितना खींच सकते हैं, जितना इच्छा आप उतना खींच सकते हैं, है ना। ऊपर भी और नीचे भी खींच सकते हैं ना, जितना खींचे। तो क्या बोलोगे, ये क्या है, अपरिमित है। क्या है, ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, ये चीज़ है। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने होंगे आपको पता है, A B C D से लेकर कहाँ तक, Z तक। तो ये क्या हो जाएंगे, परिमित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये परिमित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 26 होते, 26 से ज़्यादा होता नहीं। चाहे वो आप छोटे स्मॉल लेटर्स ले लो, चाहे वो कैपिटल लेटर्स ले लो, सभी में क्या होता है 26 होते हैं। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, परिमित समुच्चय। देखिए क्या कह रहा है, उन संख्याओं का समूह जो 5 के गुणज है। तो देखिए 5 के गुणज लिखिए, 5 के गुणज क्या होंगे, 5 खुद होगा, उसके अलावा 10 होगा, फिर क्या होंगे, 10 के अलावा 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, है ना, फिर क्या होगा, 30 होगा। इसी तरह से आप बढ़ते जाओगे। और ये कहाँ तक जाओगे, नहीं बताया, शर्त इन्होंने नहीं दिया है कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है। सिर्फ इन्होंने बताया क्या चीज़, ये 5 के क्या है, गुणज है, 5 के गुणज हैं। तो इसलिए क्या बोलोगे कि यह क्या है, एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय। क्या ये अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इस बात को। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह। देखिए जब बायोलॉजी का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें जीवों के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वी पे इतना लाख प्राणी है। तो वो एक्यूरेट नहीं रहते, वो एक लगभग अनुमान रहता है वैज्ञानिक का कि इतने प्रकार के प्राणी हैं, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट मतलब पूरे प्राणी कितने प्रकार के यहाँ तक नहीं पता है। कितने को डेली प्रतिदिन क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नए जीवों का खोज होते हैं, कुछ जीव क्या होते हैं, विलुप्त होते हैं। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह जो है निश्चित नहीं है, आप उसे गिन नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर जिसे हमें पता ही नहीं है वो जानवर भी हैं या नहीं है ना। दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, उसका खोज कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर का समूह क्या है, अपरिमित है, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कितनी है। उसके बाद क्या करें, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समूह। देखिए आप एक्स वाई अक्ष पकड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हो, मूल बिंदु। ठीक है, ये चीज है। तो इससे वृत्त जाने वाला, तो इससे जितना वृत्त खींचना खींच दो। ठीक है, आपको जितना इससे वृत्त खींचना है आप खींच सकते हो। तो इससे मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींच सकते हो आप, है ना, जितना इच्छा है उतना। आप चाहो तो इधर भी वृत्त खींच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या बोलोगे आप इसे, अपरिमित समुच्चय। क्या ये अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब देखिए कह रहा है बताएं कि a बराबर भी है या नहीं है, बताएं कि a बराबर भी है या नहीं है। देखिए आपको याद करो, आपको मैं बताए थे पिछले क्लास में इसके थ्योरी में 1.2 के थ्योरी में, है ना, 4 थ्योरी बताए थे। वहाँ पे बताए थे आपको क्या चीज़
कि दो समुच्च बराबर तब होते हैं जब उसके अवयव की संख्या और अवयव दोनों बराबर, जब उसके अवयव की संख्या और अवयव दोनों बराबर हो तब जाके ये क्या होते हैं, दो समुच्च एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए पहला जो समुच्च है ए, इसमें अवयव की संख्या एन ए कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। ये दूसरा समुच्च जो है बी एन बी, इसमें कितने अवयव की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 वो है, तो अवयव की संख्या समान है। अब अवयव समान है कि नहीं मिलाते हैं अपना, है ना। तो देखो अवयव समान है कि नहीं, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो यहाँ पर अवयव की संख्या भी क्या है, समान है। अवयव की संख्या भी क्या है यहाँ पे, समान है, मतलब 4 अवयव इसमें भी है, 4 अवयव इसमें भी है, जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें भी है, तो क्या बोलोगे कि ए बराबर बी है ये, ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए ए नंबर 2 नंबर क्या करें कि ए और बी दो समुच्चय है, तो पहला नंबर तो अवयव गिनिए, पहला कंडीशन अवयव एन ए कितने हो गया, इसमें 4 गो, एन ए कितने हो गया, 1 2 3 4 गो, एन बी कितने हो गया, 4 गो। अवयव देखिए समान है कि नहीं, दूसरा शर्त चेक कीजिए, एन बी कितने हो गया, सॉरी 4 गो। अब यहाँ पे चेक कीजिए 4 4 8 8 12 नहीं मिल रहा है ना, तो क्या बोलोगे आप कि इसमें जो अवयव है उसमें ये अवयव नहीं है, इसमें में कुछ अवयव है जो इसमें नहीं है, तो लेकिन अवयव की संख्या समान है। और आप पढ़े हो कि दो समुच्च बराबर तब होते हैं जब उसके अवयव की संख्या और अवयव दोनों बराबर हो, दोनों समान हो, तब जाके ना, तो यहाँ से क्या बोलोगे कि ए समुच्च बी के बराबर नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, P बराबर 2 4 6 8 10 है, P बराबर 110, समधन पूर्णांक जो 10 से क्या है, छोटा है, तो समधन पूर्णांक क्या होगा, जो 10 से छोटा है, धनात्मक भी है सम भी है, मतलब 2 से चालू करोगे, 2 4 6 8 और 10, 10 से छोटा भी कर रहा है और 10 से बराबर भी कर रहा है, 10 से छोटा भी कर रहा है और 10 से बराबर भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, देख रहे हो कि P का वैल्यू इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 अवयव है, इसमें कितने हैं, 5 अवयव। एन पी बराबर कितने बोलोगे आप, 5, कितने बोलोगे, 5। और यहाँ पे भी क्या बोलोगे, इसको पी डैश मानते हैं, तो एन पी डैश बराबर आप क्या मानोगे, 5, है ना, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और नंबर ऑफ अवयव की संख्या भी इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि ये दोनों दिया गया समुच्च क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि P बराबर P, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज संख्या क्या लिखोगे आप, 10 20 30 40 50 60, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप बिल्कुल लिख सकते हो, वहाँ तक आप बिल्कुल लिख सकते हो। उसके अलावा आपको क्या कह रहा है, ये बी नंबर में कह रहा है कि बी में क्या है, 10 15 20 25 30, एन बी पता है क्या है, नहीं पता है ना, क्या है, नहीं पता है, क्या है, इन्फिनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये पता नहीं है, और इसमें भी हमको पता नहीं है। चलिए नंबर ऑफ अवयव तो दोनों में इनफाइनाइट इनफाइनाइट है और परिमित है, वो तो ठीक है, लेकिन अब अवयव मिलाते हैं, समान है कि नहीं अवयव। इसमें देखिए 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें देखिए 15 है, इसमें 15 नहीं है, इसमें देखिए 20 है, इसमें 20 है, तो देख क्या रहे हैं कि ये जो है 5 का गुणज है, ये क्या है, 10 का गुणज है, तो यहाँ से अवयव, इसका अवयव उसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका अवयव इसमें जरूर मिल रहा है। इस समुच्च ए का अवयव समुच्च बी में जरूर मिल रहा है, लेकिन समुच्च बी का अवयव जो है समुच्च ए में नहीं मिल रहा है। यहाँ से क्या बोलोगे, समुच्च ए नोट बराबर समुच्च बी, है ना, समुच्च नोट बराबर समुच्च बी, ठीक है। तो देखते हैं कि जो 5वां का दूसरा क्वेश्चन है, 5वां का क्या कह रहा है कि कौन से समुच्च युग्म समान है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन से समुच्च युग्म समान है। तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितने हैं, 2 3, और b बराबर क्या कर रहा है, समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। तो आप याद कीजिए कि 10वां में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में द्विघात समीकरण करके, और द्विघात समीकरण के हल कितने तरीके से होते हैं, 2 तरीके से। कितने तरीके से, 2 तरीके से। या तो आप क्या कर सकते हो, उसे गुणनखंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, गुणनखंड करके हल कर सकते हो,
या उसका जो फार्मूला होता है सिस्टमेटिक, वो फार्मूला के रूप में आप क्या कर सकते हो, उसका हल निकाल सकते हो फार्मूला से। तो यहाँ हम गुणनखंड करते हैं, x² + 5x + 6 = 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2x + 6 = 0, और यहाँ से क्या लिख लोगे, x + 3 है ना, और x + 2 बराबर क्या चीज 0, और यहाँ से x + 3 x + 2 कैसे आया, देखिए x कॉमन लोगे आप तो क्या आ जाएगा, x + 3, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x + 3 बराबर 0, और यहाँ से क्या हो गया, x + 2 × x + 3 बराबर 0, और यहाँ से x कितने वैल्यू, x + 2 बराबर 0, या क्या x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -2 और y बराबर भी, x बराबर भी -3, तो x के लिए कितने वैल्यू, -2 और -3, x के कितने वैल्यू आ गए, -2 और -3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि b में x के वैल्यू कितने हैं, -2 और -3, और देख रहे हैं क्या चीज़ कि समुच्च A में 2 अवयव है और इसमें भी 2 अवयव है, लेकिन समुच्च A में दोनों धनात्मक है और इसमें दोनों क्या है, ऋणात्मक है। मतलब क्या चीज़, जो अवयव ये है वो अवयव ये नहीं है, दोनों अवयव क्या है, अलग है, दोनों अवयव क्या है, अलग हैं। यहाँ से आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे कि समुच्च A बराबर समुच्च B नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा x y शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो a बराबर अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, है ना, FOLW, क्योंकि आपको पता है समुच्च में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब डबल बार एक ही शब्द को नहीं लिख सकते हो, FOL 2 बार है, एक बार लिखाएगा, O लिखाएगा नहीं, लिख चुके हो, W एक बार लिखा, एक बार हाँ सॉरी W आ जाएगा। ठीक है, फिर जाके B बराबर क्या लिखोगे, उल्फ है, तो WOLF। अब इसमें आपको ध्यान देनी है कि इसमें कितने हैं, कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है, इसमें कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है। तो क्या बोलोगे कि इसमें भी जो अवयव, मतलब इसमें भी अवयव की संख्या समान है और इसमें भी अवयव की संख्या समान है। अब इसमें क्या है, अवयव कितने हैं, सॉरी अवयव समान है, देखिए F इसमें भी है, F इसमें भी है, O इसमें भी है, O इसमें भी है, L इसमें भी है, L इसमें भी है, और W इसमें भी है और W इसमें भी है। मतलब अवयव की संख्या भी समान है और क्या है, अवयव भी समान है। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप, समुच्च A बराबर समुच्च B, समुच्च A बराबर समुच्च B। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, समान समुच्च का चयन कीजिए। समान समुच्च का चयन करने के लिए आपको पता है क्या चीज़ कि नंबर ऑफ, है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट और क्या चीज़, एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, देखिए 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 4 गो वाला कहाँ कहाँ, देखिए 4 गो अवयव इसमें भी है, 4 गो अवयव इसमें भी है, 4 गो अवयव इसमें भी है। तो उसके बाद E F G H, इसमें तो 4 गो है नहीं, तो ये तो पहले छटा गया। ठीक, अब बच गया B का, C का, D का और E का, सॉरी D का। तो इसमें देखिए 2 4 8 12 किसी के साथ मिल रहा है, इसके साथ तो नहीं है मिल रहा है, 1 2 3 4 है, इसके साथ 4 8 12 14 नहीं मिल रहा है, इसके साथ नहीं मिल रहा, किसी के साथ ये अवयव नहीं मिल रहा है। तो क्या बोलोगे, समुच्चय किसी के बराबर नहीं है। B 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसी के साथ मिल रहा है, C के साथ नहीं मिल रहा है, D के साथ हाँ 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि समुच्च जो है A बराबर क्या है, D है, समुच्च A बराबर D है। ठीक है, तो 3 जिसमें 4 अवयव हैं, जिसमें 4 अवयव है वो किसी के साथ नहीं मिल रहे हैं, है ना, सिर्फ A और D मिल रहे हैं। अब 2 अवयव वाले चेक करते हैं, E में कितने एलिमेंट है, कितने अवयव हैं, 2 अवयव है, एक -1 है और दूसरा 1 है। तो -1 और 1 वाले और कोई है, हाँ बिल्कुल G वाला है, देखिए G में भी 1 है और -1 है, दोनों अवयव समान है ना, और अवयव की संख्या भी समान है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि E बराबर क्या है, G है, E बराबर क्या है, G है। और कोई बराबर दिख रहा है, और कोई बराबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे F 0 3 है और H क्या है, यहाँ पे 0 1 है, तो मतलब ये भी बराबर नहीं है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि A और D और E और G समुच्च क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, समान है ना, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक था 1.2 का एक्सरसाइज समाप्त हो गया। आप लोगों से मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 1.3 के लिए, जो थ्योरी होगा उस एक्सरसाइज में मिलते हैं थ्योरी के लिए, और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज के लिए, है ना।
ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। और हमसे जहाँ तक होगा आपको अच्छी सेवा प्रदान करने की कोशिश करेंगे।